नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तो मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव हो जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे और 6 जनवरी 2022 को 9 जिलों में मतदान होगा और 28 जनवरी को 7 जिलों में मतदान कराया जाएगा और वहीं तीसरे चरण में 16 फरवरी को 36 जिलों में मतदान होगा। और वहीं मध्य प्रदेश में 22,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है, जिसके लिए 71,398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान का समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रहेगा और इसके लिए 4,75,000 मतदान कर्मियों को तैनात भी किया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम स्तर पर बैलेट पेपर के जरिए ये वोटिंग होगी, जबकि जिला और जनपद सदस्य के लिए ईवीएम से चुनाव होगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए करीब 3 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इनमें से 2 करोड़ 2,30,000 पुरुष मतदाता, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 90 लाख 20,000 है। और वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी नजर आने लगी और ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए खास माने जाते। हालांकि कोई भी पार्टी सीधे तौर पर यह चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन समर्थित कैंडिडेट के माध्यम से पार्टियों के लिए ये खास महत्व रखता है। और वहीं राज्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अभी हम चुनाव कराने जा रहे हैं, इसमें जिला पंचायत सदस्य 52 जिलों के 859 पद होंगे। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपद पंचायतें हैं हमारी, उनमें 6,727, सरपंच 22,581 ग्राम पंचायतों के लिए 22,581 और इन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए पंच 3,62,714। जो 114 ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा, तो इनका चुनाव हम मार्च 2022 इनका कार्यकाल पूरा होने के आसपास हम चुनाव कराएंगे। अभी इनको हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव हम अलग से कराएंगे, लेकिन इनसे संबंधित जो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, उनका इलेक्शन हम इस इलेक्शन के साथ कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है हमारे चुनाव का वो 3 चरणों में होगा, ये हम पहले से बता रहे थे। और 3 चरणों में इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जितनी ईवीएम है उन्हीं को हमें 3 बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए 3 चरण में हमें करने की जरूरत है। और एक बार जब हम ईवीएम को यूज कर लेते हैं तो उसका डीएमएम, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, वो निकाल के हम रख लेते हैं और ईवीएम की क्लीनिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेक हम उसको कहते हैं, और फिर उसे उपयोग लायक बना करके तब हम अगले राउंड का चुनाव करते हैं। इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो उतना गैप हमें हर चरण में देना पड़ता है। तो प्रथम चरण में हम 85 जनपद पंचायत ले रहे हैं, इसमें 6,283 ग्राम पंचायतें होंगी और मतदान केंद्र 19,998 होंगे। दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतें होंगी, 8,015 ग्राम पंचायतें होंगी और 24,840 इसमें मतदान केंद्र होंगे। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतें होंगी, 8,397 ग्राम पंचायतें ली जाएंगी और 26,560 मतदान केंद्र होंगे। इसमें कुल मिला के 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे।
कि राज्य चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और कैसे चुनाव कराए जाएंगे उसकी भी जानकारी दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तो मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव हो जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। और वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे और 6 जनवरी 2022 को 9 जिलों में मतदान होगा और वहीं 28 जनवरी को 2022 को 7 जिलों में मतदान कराया जाएगा और वहीं तीसरा चरण 16 फरवरी को होगा जिसमें 36 जिलों में मतदान होगा और वहीं मध्य प्रदेश में 22,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है जिसके लिए 71,398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान का जो समय रखा गया है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रखा गया और इसके लिए करीब 4,75,000 मतदान कर्मियों को तैनात भी किया जाएगा। और वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने आगे कहा कि ग्राम स्तर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होगी जबकि जिला और जनपद सदस्य के लिए ईवीएम से चुनाव होगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव में के करीब 3,52,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और इनमें से 2,02,30,000 पुरुष मतदाता हैं तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,90,20,000 है। और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी नजर आने लगी और ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए खास माने जाते हैं। हालांकि कोई भी पार्टी सीधे तौर पर ये चुनाव नहीं लड़ती लेकिन समर्थित कैंडिडेट के माध्यम से पार्टियों के लिए खास महत्व रखता है। और वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगी और जिसकी मतगणना 23 फरवरी को मानी जा रही। अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तो जनवरी और फरवरी में 3 चरणों में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब मार्च 2020 में ही इन पंचायतों का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है लेकिन कोरोना काल की वजह से पंचायत चुनावों को टाला गया था जिसके बाद अब पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब 2022 में जनवरी और फरवरी में 3 चरणों में मध्य प्रदेश का चुनाव होगा। और वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है जिसके बाद अब कई मतदाताओं को नियुक्त भी किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों और तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का फैसला भी पलटा था और जिसके तहत ऐसी पंचायतों का परिसीमन निरस्त कर दिया है जहां पिछले 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और अब ऐसी सभी जिला जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था से चुनाव होंगे और ये व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। और इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लागू भी कर दिया और वहीं जिसका रविवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी और इसलिए ऐसी पंचायत जहां परिसीमन हो गया है लेकिन उसके प्रकाशन से। और वहीं पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रतीप भटनागर और कांग्रेस की तरफ से रत्नाकर सिंह जुड़ गए। आप दोनों का आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मोदी सरकार जो इस समय ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई केसेस आते जा रहे हैं। आज भी दिल्ली में 5वां केस देखने को मिला है। तो यह और म्यूटेंट जितना फास्ट इसको लोगों को संक्रमित करता है, इस तरह के खतरे को देखते हुए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही चाहिए कि जहाँ पे भी चुनाव की घोषणाएं की जा रही हैं वहाँ पे चुनाव कराने का जो मंशा इन्होंने पाल रखा है, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, सत्ता पहले होता है, जनता बाद में होती है। तो इस तरह की चुनाव की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए
और लोगों को सतर्क करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी जिस तरह से आपने देखा है कि पहली लहर और दूसरी लहर में लाखों की संख्या में लोग हमारे देश में मरे हैं, वो इनके शुद्ध रूप से इनके कोविड मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो उसी तरह का कुछ कोविड मिसमैनेजमेंट अभी तीसरी लहर में भी अगर देखने को मिला तो बहुत सारे लोग जो जनता है अपना जान माल हाथ धो बैठेंगे। तो पहले सरकार को ये चाहिए कि जनता की सुरक्षा पहले करनी चाहिए। पंचायत चुनाव का अभी घोषणा नहीं करते हुए जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में हो तब पंचायत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है वो करेगी नहीं, क्योंकि इनके लिए सत्ता सर्वोपरि होती है, जनता वो बाद में होती है। लेकिन रत्नागर जी, चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तभी चुनाव होंगे, तो इस पर क्या जवाब दीजिएगा? देखिए आपने 6 जनवरी से चुनाव के डेट घोषणा कर दी है, तो जहाँ पे चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद जो लड़ने वाले सदस्य होते हैं वो सक्रियता कहीं न कहीं बढ़ जाती है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ जाता है और लोग एक दूसरे से प्रचार प्रसार के लिए मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय आप लोगों को ये प्रवोक कर रहे हैं कि आप जाइए और अपना वोट मांगिए और भीड़ इकट्ठा करिए। तो इस तरह से चुनाव की डेट की घोषणा भी इनको अभी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों के जान माल के खिलवाड़ का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले भी पहली लहर में भी इन्होंने कुछ वैसा ही किया था कि जब कोविड के केसेस शुरू देखिए कोविड क्या होता है, कोविड को आप शुरू में कंट्रोल कर लिए तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये संक्रमित हो जाएंगे बहुत सारे लोग। तो शुरू में जब ये संक्रमित कोविड को कंट्रोल करने की जब बात आ रही थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी पहली लहर में मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही थी और लोगों को खुला छूट दे रखी थी कि आप आइए जाइए जो करना है वो करिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने सत्ता हासिल किया, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया पैसे के खरीद फरोख्त के दम पे और उन्होंने तुरंत लॉकडाउन किया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये सब चीजें कि इनको सत्ता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि नहीं है। दूसरी लहर में भी इन्होंने आपको देखने को मिला होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव जब हुआ था उस समय लाखों लोग मरे थे वहां पे भी। और पंचायत के चुनाव में तकरीबन 3000 शिक्षक जो चुनाव में पंचायत के चुनाव में ड्यूटी पे गए थे, 3000 शिक्षक वहां पे मरे थे, जिसको यह सरकार उन सारे शिक्षकों को मुआवजा भी नहीं दे पाई थी। तो ये परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोग मरे इससे इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सत्ता में बने रहे ये इनके लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रदीप भटनागर जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो अभी प्रभावी होने वाला है और उसके बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जो वोटिंग मशीन है जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था ये उसके लिए तो बोलेंगे, मगर ये इसलिए नहीं बोलेंगे कि इस काम के अगर वोटिंग वेरिएंट में अच्छा जो भी हमारे यहाँ आपदा आई है तो उसके लिए के, मगर ये तो बड़ी विडम्बना है क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जनाधार खत्म हो चुका है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इनका ये एक स्टैंगल सा क्या बताऊं एक अनुभव सा लेने लगे हैं कि भाई चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, कैंसिल कराया जाए, इसमें क्या गलती और क्या कमी है इन चीजों को देखा जाए। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में ये है, क्यों निर्वाचन आयोग को कराना है चुनाव पता है और उंगली किस पे उठाएंगे सरकार पे। लेकिन प्रदीप जी चुनाव तो कराने हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या चुनाव? देखिए सबसे पहले तो जान जरूरी है जी, मगर जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर टीकाकरण चल रहा है जी, और मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी बन गया है जहां दोनों टीके तो लग चुके हैं 100%। जी क्या कांग्रेस ने ऐसा प्रोत्साहन का काम किया, दोनों टीकाकरण मजबूती है, आप बैठ के आपने पक्का काम किया। अगर चुनाव हुआ तो ये भी देखा जाएगा कि टीकाकरण के अंदर कितना हुआ है। और मैं कहूंगा कांग्रेस को कि अगर लगता है उनको कि यह पता है उन्हें निर्वाचन आयोग जाना चाहिए और लिख के देना चाहिए कि कैंसिल किया जाए। क्यों कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है कि जो जनाधार उनका था वो रोज से खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ी चीज यहाँ विडम्बना है। जी रत्नागर जी आप कुछ कहना चाह रहे? जी बोलिए। जी देखिए मेरे
मेरे मित्र प्रदीप भाई जो कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को पोस्टपोन कराने में इंटरेस्ट रखती है, चुनाव कराने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। मैं भाई साहब का मैच्योरिटी पे जरा मुझे हंसी आती है कि इस समय जनता जनार्दन के बारे में सोचना जरूरी है कि सत्ता के बारे में सोचना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता जनार्दन के बारे में ही सोचती है और जनता का हित के बारे में पहले सोचती है, जनता के हित के बारे में पहले सोचती है और चुनाव के बारे में, सत्ता के बारे में उसके बाद सोचती है। तो ये मैं इनको बताना चाहता हूँ भाई साहब को कि जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जनता सर्वोपरि है, जनता के हित के बारे में पहले सोचने की जरूरत है। दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। मैं इनको ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से दूसरी लहर में आने से पहले इन्होंने 5 राज्यों में जो चुनाव कराए हैं, पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में हम निर्वाचन आयोग के पास भी गए थे, पश्चिम बंगाल में हम निर्वाचन आयोग के पास भी गए थे, लेकिन हुआ क्या, हमने कहा था वहां पे कि दूसरी लहर आने का बहुत खतरा है और दूसरी लहर आ रही है। आप चुनाव या तो पोस्टपोन करिए या सारे चुनाव को जो अलग अलग डेट दे के रखे हैं उन सारों को क्लब करिए और एक दिन में चुनाव खत्म करिए, क्योंकि ये लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पे भी विपक्ष की बातों को नहीं सुना और वो कई चरणों में चुनाव कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत देश में लाखों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोग मरे भी। तो इस तरह का जो विपक्ष की बातों को इनको सुनना ही नहीं है। राहुल गांधी जी जब पहली लहर में चेतावनी दे रहे थे तो भी हंसी उड़ा रहे थे उनकी। राहुल गांधी जी ने जब दूसरी लहर में भी चेतावनी दिया तो उस समय ये कुंभ का मेला आयोजन कर रहे थे और 5 राज्यों में चुनाव करा रहे थे। तो ये विपक्ष की बातों को संजीदगी से पहले लें और ये समझने की कोशिश करें कि जनता का हित का पहले ध्यान में देना है। आप चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, कांग्रेस रहेगी या कोई भी अन्य पार्टी रहेगी, ये सत्ता का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जब जनता रहेगी तभी सत्ता आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पहले ज्यादा जरूरी है, न कि चुनाव के बारे में सोचना जरूरी है। देखिए, ये अभी कह रहे थे, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे मेरे मित्र जो प्रदीप जी, मैं आपको आज भी बता देता हूं कि वैक्सीनेशन के मामले में आज भी डबल डोज का वैक्सीनेशन अभी तक भारत में 35 से 40% लोगों को ही हुआ है, जबकि दूसरे देश के लोग जो है बूस्टर डोज लेकर आ गए हैं और वो अपने लोगों को बूस्टर डोज देना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे तो विडंबना ये है कि हमारा देश सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादक देश है, लेकिन अभी भी हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। जो स्कूलों में जाना, कहीं स्कूलों में जाना भी इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप स्कूलों में जाइए। तो ये तो इनकी परिस्थिति है। ये लोगों को सहूलियत नहीं देंगे। जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, प्रदीप जी का भी सवाल जवाब ले लीजिए। जी प्रदीप जी बोलिएगा। क्या ये राजस्थान में चुनाव हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे? प्रियंका जी जगह जगह सभाएं कर रही हैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर सिलो चल रहा है वैक्सीनेशन, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? क्या इन्होंने पूर्ण रूप से अपने प्रदेशों के अंदर वैक्सीन का काम किया? ये इस बारे में नहीं बोलेंगे? राजस्थान इस तरह पीछे क्यों वैक्सीन में नहीं बोलेंगे? महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरुआत क्यों हुई, इसके बारे में नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी जी कहाँ हैं आज? अपने प्रदेशों को क्यों नहीं ज्ञान देते? आज अगर बात उंगली उठती है आपकी तरफ तो आप चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं आप? आज महाराष्ट्र में शुरुआत फिर से क्यों हुई? क्या जवाब देंगे? सबसे बड़ा ये वेरिएंट का अगर कोई पेशेंट सबसे बड़ा महाराष्ट्र में मिला, महाराष्ट्र भी जागरूक उद्धव ठाकरे जी आज मीडिया पे कल आए हैं। क्या इन्हें इतनी चिंता है? अगर इतनी चिंता थी बंगाल में चुनाव लड़ने क्यों गए? इतनी चिंता थी और प्रदेशों में चुनाव क्यों? इनको इतनी चिंता थी गुजरात में नगर निगम चुनाव था, क्यों लड़ी है? प्रदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूं ज्ञान बांटने में सबसे आगे है कांग्रेस, मगर जब ज्ञान का पन्ना जब इनकी तरफ खुलता है तो ये कहां गायब हो जाते हैं? क्या बता पाएंगे? अगर इन्हें पता था कि कोरोना है तो क्यों बंगाल में चुनाव लड़े? ये क्यों बिहार में चुनाव लड़े? प्रियंका जी क्यों इस समय सभाएं कर रही है उत्तर प्रदेश जगह जगह, सबसे गले मिल रही है? उन्हें नहीं पता कोरोना का टाइम चल रहा है? रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा, सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। इन्होंने ये बात कही कि आपका वैक्सीनेशन ढीला क्यों चल रहा है? आपने 3-3 करोड़ डोज आपने संभाल के रख रखी है, आप लगा नहीं रहे उनको। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। अनर्गल आरोप लगाने का काम जो है वो क्या है, जब आदमी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में है और उसकी पूरा जिम्मेदारी और लोगों को बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोगों को पूरा 100% वैक्सीनेशन कराया जाए और यह ओमिक्रॉन जो
नया वेरिएंट आया है उससे लोगों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन ये अपने जिम्मेदारियों में नाकाम होते जा रहे हैं। पहली लहर देख लीजिए, चाहे दूसरी लहर देख लीजिए, जो गंगा में तैरती हुई लाशें, रेत में दबाई हुई जो लाशें जो फेंकी जाती हैं, वो सारा बद इंतजामी का ही नतीजा है कि लाखों लोग जो है मर गए हैं। और ये आंकड़े भी लोगों को नहीं बताते, ये बताते हैं कि 2.5-3 लाख लोग मरे हैं, लेकिन मरे हैं लगभग यूएस का एजेंसियों का हवाला अगर देख लीजिए तो लाखों लोग मरे हैं, 40 लाख लोग हमारे देश में मरे हैं अभी तक, लेकिन ये वो भी नहीं। तो ये किसकी बद इंतजामी का नतीजा है? भारतीय जनता पार्टी अपना जो है ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ने का काम करती है। विपक्ष अपना दायित्व निभाएगी। विपक्ष अगर इनको आईना दिखाती है कि आप कहाँ नाकाम है, तो हम इसको एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, हमें 1000 बार ये बताएंगे कि आप कहाँ। रत्नाकर जी, प्रदीप जी का भी जवाब ले लीजिएगा। आप सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं तो प्रदीप जी का भी जवाब ले लीजिएगा। नहीं, प्रियंका जी के बारे में पूछा तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर मैं महाराष्ट्र सरकार के बजाऊं तो महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई आंकड़ा नहीं दिया कि इसमें कोविड के इंजेक्शन कितने सिंगल डोज लग चुके, डबल डोज लग चुकी है और क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन रहा? महाराष्ट्र रही। मैं अगर महाराष्ट्र में जहां ये बैठे खुद मेरे दोस्त प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, जब आपदा आती है तो इससे बोलेंगे। आज गुजरात में, आज महाराष्ट्र के आज राजस्थान के अंदर अब तक गांवों की स्कैनिंग क्यों नहीं हुई है? आज तक राजस्थान के अंदर चिकित्सालय क्यों नहीं खुले हैं? अब तक राजस्थान के अंदर गांवों को क्यों नहीं डाटा पूरा करा गया है? क्या बता पाएंगे इसके बारे में? जो रैलियां कर रही हैं उन्हें ज्ञान कौन देगा? राहुल जी देंगे या प्रियंका जी देंगे या सोनिया जी देंगे? कौन देंगे उन्हें ज्ञान? और ऐसे भी रोशनी डालें आप। जी, आप अब वापस मुद्दे पर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। क्या इसका असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा? रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। देखिए, पंचायत चुनाव हो या कोई भी राज्य का चुनाव हो, चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि परिस्थिति देश में किस तरह से है, फिर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन आज मुझे कहते हुए ये थोड़ा सा झेप लग रहा है कि चुनाव आयोग या केंद्रीय एजेंसियां जो भी हैं, वो केंद्रीय एजेंसियां भी मोदी सरकार की कहीं न कहीं प्रभाव में काम कर रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो। चुनाव आयोग को अगर चाहिए, अगर चुनाव आयोग अगर लोगों के प्रति संजीदगी दिखाई होती तो यह 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था दूसरे लहर में, वो 5 राज्यों का चुनाव जो है वो कहीं न कहीं पोस्टपोन किया जा सकता था और उसको बाद में भी कराया जा सकता था। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन में 4.5 लाख केसेज आने लगे और 4.5 लाख केसेज आने के अलावा भी हजारों लोग मरने लगे, रोज का है। और आज भी देश में अगर देखिएगा तो आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। देश में आज भी 10-12 हजार केसेज डेली आ रहे हैं और सैकड़ों लोग आज भी देश में मर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां अगर है तो चुनाव आयोग को इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो ये डेट अनाउंस किया जा रहा है पंचायत चुनाव के लिए, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए और फिर उसके बाद चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। और अगर कहीं पे भी देखिए पंचायत, हमको शिकायत चुनाव आयोग से भी नहीं है, हमको शिकायत सरकार से है। सरकार को जनता ने चुना है और जनता की नुमाइंदगी है सरकार। अगर मोदी सरकार अगर उसको लगता है कि हाँ ये आपकी पार्टी पंचायत चुनाव जो है विरोध करेगी इसका, तो ये सरकार को निर्णय। रत्नाकर जी, प्रदीप भटनागर कुछ कह रहे हो, वो सुन लीजिए, उनका भी जवाब ले लीजिए। रत्नाकर जी, बहिष्कार करेंगे आप पंचायत चुनाव का? नहीं लड़ेंगे? देखिए टीवी बता दीजिए कि हम इसका विरोध करते हैं और हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। मतलब ये कि आपको खुला छूट देना, आप वन साइडेड जीत जाएंगे। ये चुनाव बहिष्कार नहीं करना होता, चुनाव को प्रक्रिया को रोक दीजिए आप। अगर इस तरह की आप नहीं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो और इस भारत की सबसे पहली प्रथम पार्टी हो, आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा इस पे? चुनाव बहिष्कार कोई सोल्यूशन नहीं है। चुनाव बहिष्कार करना मतलब आपको जीतने के लिए वन साइडेड आपको पूरा फील्ड दे देना। क्या लोकसभा में आप बचेंगे नहीं? आसीन हो गए, मतलब ये तो आप फिर डिक्टेटर बन जाएंगे। अभी जो कितना सत्ता का दम दिख रहा है, किसानों का चाहे 3 कृषि कानून बिल ले लीजिए, उसमें आपने बिना चुनाव का तरीके से उत्तर प्रदेश में आपके प्रधानों का, जिला पंचायतों का सुपड़ा साफ हो गया और आपको डर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी आपकी वो ना हो जाए। बताइए आप इस बात के बारे में। वापिस ले लिया तो आप अगर कहीं कोई संविधान में कोई चीज बनाई जाती है, चर्चा के लिए बनाई जाती है कि उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान होता है, विपक्ष अपने बातों को रखता है, आप
विपक्ष की बातों को सुनते नहीं है। अगर विपक्ष की बातों को सुनते तो आज 700 किसान मरे नहीं होते। अगर आप विपक्ष की बातों को सुनते, अगर पहली लहर में ही या दूसरी लहर में अगर राहुल गांधी जी की बात सुनते तो लाखों लोग देश में मरे नहीं होते। आज भी तीसरी लहर में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप जो प्रिकॉशन लीजिए, ओमिक्रॉन को, वेरिएंट को, जो भी चीजें हैं उसको लेकर प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। आप प्रिकॉशन लीजिए और चुनाव जैसी प्रक्रिया को हम बाद में भी कर सकते हैं। चुनाव कोई बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं है किसी लोग की, चुनाव को बाद में कर सकते हैं। जनता रहेगी तो ही चुनाव होगा, लेकिन आपके लिए सत्ता पहले है, जनता बाद में है। जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मैं ये भी लेना चाहूंगा कि सिंधिया का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, प्रदीप जी बताइएगा। मैं थोड़ा सा जिला पंचायत प्रधान चुनाव है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, इन्हें पता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गत बहुत खराब रही खाता खुलने में बेचारों की, यही इन्हें मध्य प्रदेश में सता रहा है। और देखिए, अगर आप बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो ये देखिए वो उनको जो लायक थे उनको दिया गया और बनाया गया। डर तो सबसे बड़ा यही है आज भी कि ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर कहीं मध्य प्रदेश से पूर्ण रूप से खत्म ना कर दे कांग्रेस। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज इनका नाम लेवा नहीं है, आज कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं इनको, यही सबसे बड़ा डर सता रहा है। और मैं बिल्कुल इनको जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं बिल्कुल ये भी कि इस चीज के बारे में इन्हें दबाव बनाना चाहिए, कहीं इनका सुपड़ा साफ ना हो जाए। जैसे कमलनाथ जी 0 के भाव चले गए, उस तरीके से प्रधान और पंचायती चुनाव जितना भी चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर है उसमें कहीं ये 0 ना हो जाए, डर ये लग रहा है। क्योंकि अगले टाइम में रत्नागर जी, अंदर भी चुनाव है। रत्नागर जी जवाब दीजिए, जी जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए उसकी इसको अभी से लेके चल रहे हैं। प्रदीप जी, मैं जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, यह चुनी हुई सरकार को जनता के जनादेश का अपमान करके, पैसे के बल पे खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम अगर कोई करता है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं। यह ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने किस तरह चुनी हुई सरकार को गिरा करके और पैसे के बल पे यह जो है अपनी सरकार बनाए। इसका दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक जो प्रदेश है, ये इसका दूसरा उदाहरण है, जहां पे इन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया और चुनी हुई सरकार को भी गिराकर इन्होंने वहां पे भी अपनी सरकार बनाई। तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, ये सुपड़ा साफ की बात करते हैं। अरे जनता ने हमको चुन के लाया है, कांग्रेस पार्टी को चुन के लाती है, लेकिन आप जो है पैसे के बल पे लोगों को खरीदते हैं और सरकारें गिराते हैं, मंत्री पद का लालच देते हैं, केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। कुछ लालची नेता जो बैठे रहते हैं सत्ता में, वो पैसा ले करके आप चाहे माधवराव सिंधिया के लड़के की बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, वो किस तरह से पार्टी को छोड़ के और जाते हैं, आपके पास बोर्ड में बैठ जाते हैं और पैसे के बल लालच में और मंत्री पद के लालच में वो सरकारों को गिराते हैं। तो इस तरह का तो आपका लोकतंत्र के प्रति आपका नजरिया है। लोगों के जनादेश का कितना अपमान करेंगे आप लोग? आप प्रदीप जी, जनता के जनादेश का जो सम्मान करिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखिए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं अगर बात करूं सत्ता की, तो आपने देखा होगा, हमें देखिए पूरी लड़ाई देखी। रत्नागर जी, प्रदीप जी का जवाब ले लीजिए। जी सुनिए रत्नागर जी, मैं कुछ गलतफहमियां हैं आपको लेके, आपकी कांग्रेस सरकार को लेके मैं बता देता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो सरकारों के अंदर मुख्यमंत्री बनाए थे ना, ये लड़ाई वो है। मेरे पत्रकार महोदय मेरे साथ बैठे हैं, क्या हमने पंजाब में पूरा पिक्चर और ड्रामा नहीं देखा 5 साल का? क्या राजस्थान के अंदर नहीं देखा 2.5 साल का जो चल रहा था और आज भी लड़ाई चल रही है? क्या छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोलेंगे? ये तो जग जाहिर है। आपने कहा कमलनाथ जी के बारे में, भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस के साथ जो उनके विधायक साथ चले गए, क्यों नहीं रोक पाए आप? बताइए आप क्यों? क्योंकि आपने अन्याय करा उनके साथ। आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आप अपने घर की लड़ाई देखिए। आप छत्तीसगढ़ की सरकार को बोलिए 2.5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बैगों को लेके, धन को लेके, उसके बारे में बताएं आप। जो पंजाब के अंदर हुआ वो उसके बारे में बताएं आप। आपने 5 साल पंजाब के अंदर कुछ नहीं करा, केवल विवादों में रह के और विवादों के कारण। अगर पार्टी जो चला रहा है इस समय, चला रहे हैं सिद्धू जी, जो सोनिया जी को भी थ्रेट कर सकते हैं, सोनिया जी को भी धमका सकते हैं। ऐसा कांग्रेस को पहली बार मिला है जिसने घुटने टिकवा दिए। सबसे पहले आप अपने को संभालें। आप देखिए आपके महाराष्ट्र में क्या शुरू हो गया है।
100 करोड़ हफ्ता, 100 करोड़ का हफ्ता चाहिए, हफ्ता। पहले हम फिल्मों में देखा करते थे हफ्ता, आप तो खुद महाराष्ट्र में बैठे हो, आपके गृह मंत्री जी को हफ्ता चाहिए 100 करोड़ का, उसके बारे में क्यों नहीं बताते आप? पत्र नहीं देखा आपने जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, आप बलात्कारियों को आप बचाने में लगे हो, गलत इल्जाम लगाया था 100 करोड़ का, वो पत्र देखा आपने? क्या मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। सर, मुद्दे की बात यह है कि दिग्विजय और सिंधिया, मध्य प्रदेश की जनता किसका साथ देगी? क्योंकि दिग्विजय ने सिंधिया को लेकर एक बयान दिया है कि जिस पार्टी का या जो नेता एक बार किसी से गद्दारी कर सकता है तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संगठन है, बड़ा तप और बहुत तपस्या से बना है और यहाँ तक जो बैठा है, आज बहुत लंबी लड़ाई करके अंदर केंद्र और प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। इसमें जो भी बाहर का आता है, पहले उसको तपस्या में आना पड़ता है, संगठन की दृष्टि में चलना पड़ता है, रूल रेगुलेशन में आना पड़ता है, और सिंधिया जी भी उसी राह में चल रहे हैं। अगर मंत्री बने हैं तो मंत्री पद के साथ साथ संगठन की गरिमा भी जानते हैं, और उनको वो चीज बताई भी जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। बाहर के आने के वाली बात तो ये है कि सिंधिया जी ने पहले भी मंत्रालय चलाए हैं, उनका लंबा, इसलिए ये कार्य उनको सौंपा गया है। अगर आप में इस तरीके की चीजें थी तो आपके लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, तो आपने उनका छलावा क्यों किया? आपने उन्हें नेगलेक्ट क्यों कर दिया? आज पायलट जी को आपने इग्नोर क्यों कर रखा है? अरे युवाओं की तो बात करते हो, जब युवाओं की बारी आती है तो युवाओं को धकेल देते हो, और आप कह रहे हैं महिलाओं की बात करते हो। बताइए पंजाब के अंदर कौन सा कैबिनेट में महिला है? एक महिला का नाम बता दीजिए पंजाब में, अगर कैबिनेट में कोई महिला हो आपकी तो बताइए। मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप बता दीजिए। रत्नाकर जी जवाब दे दीजिएगा, सीधा सीधा प्रियंका जी आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पे, और राजस्थान की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, वहाँ पे नहीं बोलती हैं। देखिए, प्रदीप जी कह रहे थे कि पंजाब की बातें गिना रहे थे, हाँ, उत्तराखंड की बात कह रहे थे, लेकिन ये भाई साहब भूल जाते हैं अपने अपने जो पार्टियों के बारे में। ये जरा नजरिया रखा करिए, किस तरह से 5 राज्यों, किस तरह से 6 महीने के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों को बदला है आपने। गुजरात में पूरा कैबिनेट ही बदल दिया, पूरा मुख्यमंत्री को बदल दिया, तो ये क्यों बदला आपने? आप कहीं 5 मुख्यमंत्रियों को जो बदलने का काम किया है आपने, वो कहीं न कहीं आपकी नाकामियों को दर्शाता है। अगर वो मुख्यमंत्री सक्षम होते, काम करते जनता के प्रति, अगर उनका कहीं से विकास का कोई उदाहरण दिया जाता अगर राज्यों में, तो इस तरह से आप मुख्यमंत्रियों को बदलने का, पूरी कैबिनेट को बदलने का काम नहीं करते। तो कहीं न कहीं आज जहां पे राज्यों में सत्तासीन है वहां पे भी आप नाकाम है। इसलिए आप जो है फेर बदल करके ला रहे हैं लोगों को, ताकि उनकी छवि जो है जनता के निगाह में अच्छी रहे और लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। एक प्रदेश रही बात पंजाब की, पंजाब में आप लोग कितना झूठ मीडिया पे चलाते रहेंगे। सरकार बता दीजिए, वो 5 साल पुरानी सरकार किसी में हो, एक सरकार का मौका दीजिए। आप कहीं आपकी 5 साल से अधिक सरकार चल रही हो, वो मुझे आप एक प्रदेश बता दीजिए कि आपकी 5 साल से अधिक सरकार चल रही हो। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए। 5 साल से ज्यादा सरकारें चल रही है, उस पर जवाब नहीं देंगे आप? मतलब 5 साल से ज्यादा सरकारें पंजाब में और राजस्थान में हमारा कितने सालों से सरकारें चल रही हैं? आप राजस्थान में कितने सालों से सरकार कहीं चली हो तो बता दीजिए आप मुझे। नहीं चल रही कहीं भी। रत्नाकर जी और प्रदीप जी, कोई भी चर्चा का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में चुनाव होना है और एक तरफ कोरोना भी है, तो ऐसे में क्या चुनाव कराना सही है या नहीं, इस पर चर्चा कीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के 2 फैसले बदले, जिसको पंचायतों का परिसीमन निरस्त कर दिया था, जो एक अध्यादेश 2021 लागू किया, उसके बाद यह परिसीमन निरस्त कर दिया गया। तो इस पर पंचायत चुनाव का क्या असर पड़ेगा? रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। देखिए, परिसीमन को निरस्त करने का जो है ये चीजें हैं, ये निर्वाचन आयोग देखेगी कि क्या है उसमें परिसीमन निरस्त करना है, नहीं करना है, या फिर किस तरह से। देखिए, कहीं न कहीं ये लोग है अपने सत्ता का लोग जो है इनके अंदर जो रहता है, वो सत्ता का लोग के हिसाब से ये परिसीमन कराते हैं।
और जहाँ पे ज्यादा वोटर होते हैं वहाँ पे ये लोग पहले अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, बाद में फिर देखते हैं। तो परिसीमन कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है आज के मुद्दे में। मुद्दा मायने ये रखता है कि आप किस तरह से जो है लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं करेंगे और यह चुनाव को पोस्टपोन करेंगे और लोगों को इस जो तीसरा लहर का खतरा है, ओमिक्रॉन जो आने वाला है, वेरिएंट आ गया है देश में, इससे आप लोगों की जान माल का सुरक्षा किस तरह से करते हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दे पे जो है सरकार को सोचना चाहिए और चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। परिसीमन तो होते रहते हैं, परिसीमन आज उनके हिसाब से हुआ, कल उनके हिसाब से होता है। तो प्रदीप जी जवाब दीजिएगा कि लोगों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में क्या कुछ कर रही है, क्योंकि अब चुनाव होने हैं तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही है? मैं थोड़ा बात का जवाब दे दूं, फिर मैं वही बताता हूं आपको कि 20 वर्ष से अधिक होने जा रहे हैं गुजरात की सरकार को। पहली चीज, छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष सरकार चलाई है, आज तीसरा राउंड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर आप सत्ता का लोभी होते तो इतने लंबा सरकार कहीं नहीं चलती। और अपना आकलन कर लीजिए, अब आप कहाँ खड़े हैं। मैंने तो अपना बता दिया प्रदेश का, और त्रिपुरा में फिर आएंगे हम, चिंता मत कीजिए। असम में पूर्ण नगर निगम पूरा जीते हैं, मैं आपको बता दूं इस चीज के बारे में। अब आप कहाँ खड़े हैं ये आप आकलन खुद कर दीजिएगा। अब हाँ, थोड़ा सवाल आप थोड़ा दोहरा देंगे, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेता रत्नाकर जी, उन्होंने सवाल किया कि लोगों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में और पूरे देश में क्या कुछ कर रही है, क्योंकि एक कोरोना का नया वेरिएंट आया जिसको खतरनाक बताया जा रहा है, और ऐसे में चुनाव जिसको लेकर अब क्या सुरक्षा के उपाय किए गए? चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य सरकार इसके बारे में गहन सोच रही है और क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चुनाव हो या ना हो। और निर्वाचन आयोग से भी इस विषय को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये वेरिएंट ज्यादा बढ़ता है और अगर लगता है खतरनाक है, चुनाव पोस्ट कराना मैं समझा उचित नहीं है। पहले जो वोट हमारा वोटर पहले है, वोटर ही नहीं होगा तो वोट कौन डालेगा? तो प्रदेश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और वो करनी चाहिए। और हम तो यही, अब तो राज्य सरकार में हमने उत्तर प्रदेश में नगर निगम में, नगर अपने पंचायती चुनाव में बहुत ज्ञान लिया है, बहुत ज्ञान लिया है हमने। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो हमने पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर कराए, हमने बहुत ज्ञान लिया है। चुनाव जनता के हित के लिए नहीं है। आप प्रदीप जी आह्वान करिए अपने सरकारों को, अपने लोगों को आह्वान करिए कि चुनाव का जो डेट है वो उसको पोस्टपोन किया जाए। अभी आप आह्वान करिए, अगर आप स्वीकार करते हैं कि जनता बिल्कुल देखिए, आह्वान की बात नहीं है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अपने राज्य की जनता को सुरक्षित और पूर्ण सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। मेरे आह्वान करने से कुछ होगा? निर्वाचन आयोग मामा कैसे बुलाती है, वो खुद मामा इतना जागरूक है के बाद ही कोई निर्णय लेता है और कोई डेट अनाउंस करता है। तो आप मध्य प्रदेश की सरकार को बताइए इस तरह से जो है मेरी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी वही हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव तो छोड़िए, जब पूरा कोरोना काल था तो पूरे प्रदेश के अंदर जिलों के अंदर भ्रमण कर रहे थे। ये वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो जिले जब पूरा कोरोना पीक पे था सब वो जिलों के अंदर भ्रमण कर रहे थे। जरा बता दीजिए आपके कौन से मुख्यमंत्री कहाँ भ्रमण कर रहे थे, थोड़ा बता दीजिए। उद्धव जी कहाँ सो रहे थे? उद्धव जी तो गाड़ी भी अकेले चला रहे थे, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे उद्धव जी। दोस्त अपने गिरवान देखिए पहले आप कि आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया। आप लोग तो वो हो गए आईसीयू के बेड खा गए। देखिए आप लोग तो वो कि कोरोना के जो इंजेक्शन आए थे कोविड के वो आपने प्राइवेट को बेच दिए जी कमाई करने के लिए। प्रदीप जी जरा बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग घर में बैठे थे और आपके लोग काम कर रहे थे। तो आपने देखा है उन सारे केंद्रीय मंत्रियों का ट्वीट जो हमारे नेताओं को ट्वीट करके, और हमारे ऑक्सीजन मैन श्रीनिवास जी जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उनसे किस तरह मदद मांग रहे थे दिल्ली में, आपने उस ट्वीट को देखा? वो सारी चीजों को आपने नहीं देखा है क्योंकि आप लोग लाचार थे, अक्षम थे, आप लोग अपने ही लोगों का मदद नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 14 एमएलए की मौत हुई। इसमें 3 मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती हुई लाशें हैं जो हजारों की संख्या में बह रही थी, जिसको देश ने देखा, दुनिया ने देखा। वो तो प्रमाण देती है कि आप लोग किस तरह से कोरोना में आप लोग मिसमैनेजमेंट किए, आप लोग सक्षम ही नहीं रहे कोरोना जैसी महामारी को हैंडल करने में। जब 500 केसेस थे तो पूरे देश में आप लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, और जब लाखों के केसेस होते हैं तो आप लोग सब चीज खुला रखते हैं।
आप खुद ही नहीं निर्णय ले पाते हैं कि कब खुला रखना है, कब बंद रखना है। अभी ओमिक्रॉन का जो केस आ रहा है उसमें आपने क्या जो फ्लाइट जो आ रही हैं बाहर से, उन फ्लाइट के ऊपर पाबंदियां लगाई है आपने। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन देशों में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं उन सारे फ्लाइट पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि ये 500 केस जो अभी आए हुए हैं उसमें वही व्यक्ति हैं जो बाहर विदेश से आए हैं, वही संक्रमित पाए गए हैं। रत्नाकर जी, आप अपने सीमाओं को सील करने की जगह आप जो है विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पे आरोप लगाना कम करिए, विपक्ष आईना दिखाएगा ही। रत्नाकर जी, हमारे पास समय की कमी है, जिसके चलते आप दोनों से पंचायत चुनाव को लेकर आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले प्रदीप जी से चाहूंगा। प्रदीप जी, अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा पंचायत चुनाव को लेकर, उसके बाद आप रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। राज्य सरकार इस बारे में बहुत जागरूक है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि ज्यादा ही जो आज घटनाएं जो कोरोना को लेकर दूसरा वेरिएंट आया है, अगर उसको लेके है तो राज्य सरकार इस बारे पूर्ण वो करेगी, सोचेगी कि चुनाव कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन पे बहुत जोर दे रही है। जब तक पूर्ण चीजें सुरक्षित नहीं होंगी वहां चुनाव नहीं कराया जाएगा। हम तो कांग्रेस से भी कहेंगे कि कांग्रेस इसका विरोध करे और कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हार जाएंगे, हम जीरो हो जाएंगे। मैं तो ये निवेदन करूंगा। चलिए प्रदीप जी, अब रत्नाकर जी का आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नाकर जी, आज आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जवाबदेही, जनता के जान माल के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन होना है, चाहे उसके लिए चाहे लाखों लोगों की आहुति देना पड़े, चाहे वो महामारी में चुनाव कराना पड़े, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी। इसका आपने परिणाम भी देखा कि किस तरह से पिछले दूसरी लहर में 5 राज्यों में इन्होंने चुनाव कराया। जनता का हित इन्होंने बाद में देखा, पहले ये खुद का हित देखे। ये सत्तासीन रहने वाली सरकार जनता के बारे में पहले सोचे, और यह जो चुनावों की डेट घोषणा की जा रही है, निर्वाचन आयोग जो घोषणा कर रहा है, ये बिना राज्य सरकारों के कंसल्टेंसी के ये कर नहीं सकता है। और अगर इनका रहता कि हमको जनता को पहले करना है तो ये पहले ही विरोध करते। जी रत्नाकर जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नाकर जी और प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, और अगर कोरोना की स्थिति काबू में रही तो मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी। और इस आज की चर्चा में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।